तो केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है और इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 ला रही है। लोकसभा में इससे जुड़े हुए 3 विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल का मकसद अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों में बड़े बदलाव लाना है। बिल पर पिछले 2 साल से लगातार गृह मंत्री अमित शाह पूर्व आईपीएस, आईएएस और कानून के जानकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बिल को कुछ जो इन पर विचार विमर्श के लिए जो है स्टैंडिंग कमेटी को भी भेजा जाएगा। लेकिन ये 3 बिल कौन से हैं और क्या बदल जाएगा इनके कानून बनने के बाद, ये पूरा मामला जरा समझिए। देखिए, इन 3 विधेयकों के कानून बनने के बाद इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईईए, ये इसकी जगह भारत के नए कानून आएंगे। 1860 का जो इंडियन पीनल कोड है उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी और जो 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। से समझते हैं बिल के अगर कानून बन गए उनके बाद क्या क्या बदलाव होंगे और इसमें से अलग अलग जो चीज़ें हैं जिन पर बारीकी से आज पूरे देश में बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, उसमें से एक है राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करना। इसके अलावा भगोड़ों के खिलाफ कानून सख्त करने की बात कही गई है। क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा। इसमें नाबालिग से रेप मामले में मौत की सजा का भी प्रावधान है और मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी नया कानून इसमें आएगा। साथ ही साथ तय समय में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी भी है। गैंग रेप में 20 साल या आजीवन कारावास की सजा भी है। 3 साल तक की सजा वाली धाराओं का समरी ट्रायल होगा। दोष सिद्ध होने के 30 दिन के अंदर सजा सुनाना जरूरी होगा। यही नहीं, दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी कोर्ट देगा। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश में है सरकार। लेकिन इसमें और क्या क्या बारीकियां हैं, थोड़ा सा इसका विश्लेषण क्या है, ये समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विकास सिंह सर, जो कि अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ विराग गुप्ता जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा और जो अमित शाह ने आज बात कही, जरा वो उनका बयान भी सुन लेते हैं। आज अमित शाह ने जब लोकसभा में बिल पेश करते हुए बात कही, उसको भी हम सुनाएंगे आपको। और उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि अब हम दंड पर नहीं, विकास सर, अब हम न्याय पर ज्यादा फोकस करेंगे, दंड नहीं न्याय। ये कैसे सुनिश्चित होगा सर? देखिए, कानून तो इतना पुराना कानून था ये अंग्रेजों के जमाने का, और इसमें आज तक हमने इसको नया कानून नहीं लाए थे। ये एक्चुअली बड़ी बहुत ही दुख की बात थी। इसलिए कानून लाना ओवरड्यू था और मैं बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इस तरह का कानून लाए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून लाए हैं। एक मामला तो मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में किया था जिसमें कि नोटिस किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए कानून। अब जैसे ट्रांसजेंडर पे कोई अगर उसकी शिकायत होती है तो एफआईआर दर्ज नहीं होता, क्योंकि एफआईआर आईपीसी में ट्रांसजेंडर को उनका तो वही है, नशी है, इसलिए उसको कंप्लेनेंट नहीं मानते। इसलिए इस तरह के बहुत से तब्दीलियां हैं। गैंग रेप पे है, चाइल्ड रेप पे है, इन्होंने और भी बहुत सारी तब्दीलियां। लेकिन एक बड़ा ही इन्होंने गलती कर दी है जो इनको सुधारना होगा। अभी तो सेलेक्ट कमेटी में ही गया है कि कानून का नाम इन्होंने हिंदी में दे दिया है, जबकि आर्टिकल 348 कहता है कि हर टेक्स्ट जो होगा संविधान में, जो जो जिसका हम कोई एक्ट लाएंगे, पार्लियामेंट में लाएंगे, उसका हमेशा इंग्लिश में ही टेक्स्ट होगा। और उसका रीजन बड़ा सराहनीय है, क्योंकि हमारा देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां हिंदी नहीं समझी जाती, जहां हिंदी नहीं बोली जाती, और वहां पे अगर हम कानून का नाम हिंदी में दे देंगे तो वही एक गलत मैसेज जाएगा। तो खैर, ऑफ कोर्स अभी चूंकि सेलेक्ट कमेटी के पास में है तो वो ठीक हो सकता है। साथ में इन्होंने और भी कई बहुत महत्वपूर्ण तब्दीलियां की हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग का करना, कंप्लेनेंट को एज अ राइट स्टेटस रिपोर्ट का प्रोवाइड करना 90 दिन के बाद, और मतलब जितने भी अभी तक मैंने एग्जामिन किया, बहुत इसको तो टाइम लगेगा पूरी तरह से एग्जामिन करने में, जी जी, लेकिन एग्जामिन किए मेरे को लग रहा है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव और समय के साथ बदलने का उसमें एक विचार और एक एफर्ट, और न्याय को ऐसे लाना कि समाज में, उस न्याय से समाज में परिवर्तन आए,
क्योंकि जैसे खास करके जो बच्चों पे जो शोषण होता है या गैंगरेप जो हुआ, महिला निर्भया का गैंगरेप आज भी हमारे सबके जहन में बैठा हुआ है, और अभी भी इस तरह के इंसिडेंट हमको सुनने में आते हैं। तो इस तरह की चीज को कैसे रोका जाए, कैसे उसको ऐसा बना दिया जाए, टफ बना दिया जाए के बाद दोबारा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। थोड़ा सा संपर्क भी हमारा कट रहा है उनसे, अपनी टीम को मैं कहूँगा इसको दुरुस्त करें। विराग जी के पास चलते हैं। विराग जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स, इसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव बिल कहा जा रहा है, और ख़ास तौर से मेरा वही सवाल आपसे भी है कि जो अवधारणा, जो सब टेक्स्ट जो आज बयां किया इस पूरे कवायद का गृह मंत्री ने, वो ये कह रहे हैं कि साहब अब दंड नहीं, न्याय पर जोर होगा। तो ये सुनिश्चित कैसे होगा सर? सरकार ने कुछ दिन पहले भी जन विश्वास बिल अभी पारित किया था, और उसमें भी बहुत सारे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया था, और ये एक अच्छी पहल है। और ये जो अभी कानूनों का जो लिए बिल आया है, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के समय के 2 शताब्दी पुराने कानूनों को बदलाव करके औपनिवेशिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, और दूसरा पहलू है कि अदालतों के मुकदमे के बोझ को कम करते हुए लोगों को जल्द न्याय देना, जो संविधान के तहत उनका फंडामेंटल राइट है। अब जो ये बिल आया है, इस बिल में 3 तरह, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन 3 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है, और लोकसभा में बिल पेश होने के बाद अभी संसदीय समिति के पास भी गया है, और जब संसदीय समिति के पास गया और अगर लोकसभा के कार्यकाल में बिल पारित नहीं हो पाया, तो वो जो है इसमें ये लैप्स हो जाएगा। इसी कार्यकाल में इसको कराना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए इसको राज्यसभा में इसको करना चाहिए था। दूसरी जो दिक्कत है कि इसके सीक्वेंस को इसको बदला गया है। सीक्वेंस में जो सेक्शंस पूरे बदले गए हैं, वो सेक्शन बदलने से आपाधापी की एक स्थिति बन सकती है, जुडिशियल एनार्किज्म हो सकता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिविल कानून है जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाना था, और उसके लिए विधि आयोग ने लोगों से परामर्श किया, लाखों सुझाव आए, राज्यों के साथ परामर्श किया, इवन राज्यों में कानून बन रहे हैं। लेकिन 7th शेड्यूल के तहत जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो पुलिस है, ये राज्यों का विषय है, और सरकार बोल रही है कि इसमें परामर्श किया गया है, लेकिन जितने परामर्श की, जितनी ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता थी, वो नहीं दिख रही है। इसकी वजह से ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में चीज़ें हों या नहीं हों, या नई बोतल में पुरानी शराब हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए 21वीं शताब्दी का कानून, जिससे 3 लक्ष्य हासिल हों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, दूसरा लोगों को जल्द न्याय मिले, और तीसरा अगर कोई बेगुनाह फंसाया जा रहा है तो उसके फंसाने वालों को दंड मिले, चाहे पुलिस हो चाहे विरोधी पक्ष हो, ये उसके मापदंड पूरे होने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक चर्चा इस बात पर भी है, बिल के जो अंदर के प्रावधान हैं, खासतौर से राजद्रोह का जो मसला है, ये राजद्रोह का पूरा प्रावधान ही हटा देना, ये कहा जा रहा है कि बड़ा ही ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, और एक स्वस्थ समाज में इस तरह के कानूनों का होना भी ठीक बात नहीं है। लेकिन इस पर आगे बढ़ने की मंशा क्या हो सकती है? और फिर जो दूसरा पार्ट मेरा जो सवाल का है, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, और वो पार्ट ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि दंड कम हो और न्याय ज़्यादा मिले। अब कई मर्तबा लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब अगर आप दंडात्मक प्रावधानों को हटा देंगे और इंसाफ पर, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आप दंड नहीं दे रहे हैं तो आप इंसाफ कैसे मिलेगा? वो फिलॉसफी अलग। लेकिन पहले राजद्रोह का जो कानून को हटाने की जो बात कही जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है, और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, राजद्रोह को जो हटाने की बात हो रही है, ये सिर्फ एक इसको लीगल फिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर सख्त टिप्पणी की थी, रोक लगाई थी। और उसको इस तरीके से समझें, कई ऐसे कानून हैं जो बड़े वेग हैं, और उनके दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनका दुरुपयोग होने की संभावना होती है। जैसे कि IT एक्ट का सेक्शन 66A था, तो उसके दायरे में ज़मीन से लेकर आसमान तक जब सब चीज़ें आ जाती हैं, तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी में खरा नहीं उतरता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को दुरुस्त करने की बात की थी, हटाने की बात की थी।
अब क्या किया है सरकार ने, उस कानून को हटा करके एक नया कानून बना दिया जिसके दायरे में पहले से ज़्यादा सख्त दंड है, 7 साल का दंड है, और उसके दायरे में देश की एकता, अखंडता, इन सारी बातों से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान है। तो नए जमाने के जो नए अपराध हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बच्चों के साथ अपराध हो, इन सारे अपराधों के लिए सख्त दंड की व्यवस्था है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए भी दंड की व्यवस्था है। पर अब आपके मैं दूसरे सवाल में आता हूं जो इससे जुड़ा हुआ है कि सख्त दंड और पनिशमेंट की बजाय न्याय, तो इसके जो 3 पहलू हैं, हम हर चीज़ में अमेरिका, यूरोप की नकल करते हैं। इसका पहला पहलू है कि लोगों को जल्दी न्याय मिले, जिससे कि अर्ली जस्टिस, अगर जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, तो जल्दी न्याय के लिए जो हमारी अदालती व्यवस्था हैं, जहां पर हजारों पेज की चार्जशीट होती है, पुराने तरीके से अभी होती हैं बातें, तो अभी कुछ प्रोग्रेसिव बातें हुई हैं, जैसे कि व्हाट्सएप और ईमेल से सम्मन इशू करना या ऑनलाइन अपीयरेंस को मान्यता देना। अब क्रिमिनल ट्रायल में आधे से ज़्यादा पोस्टपोनमेंट सिर्फ इसलिए होते हैं कि अभियुक्त या जो गवाह है वो आया नहीं है और इसकी वजह से उसको वो कर दिया। जब जज घर बैठ के सुन सकते हैं, ऑनलाइन सुनवाई हो सकती है, ऑनलाइन उन लोगों की अपीयरेंस क्यों नहीं हो सकती है? तो अब नए जमाने के हिसाब से डिजिटल के साथ, जैसे फॉरेंसिक के साथ जोड़ा है इन्वेस्टिगेशन को, तो डिजिटल के साथ इंटीग्रेशन जस्टिस सिस्टम का करना पड़े जिससे जल्द न्याय मिले। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि कोई गलत FIR करे, कोई गलत किसी को फंसाए, पुलिस वाला हो या व्यक्तिगत हो, उसको दंड मिले। सिर्फ अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, बेगुनाह को फंसाने वाले को भी दंड मिलना चाहिए। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि अगर किसी फरियादी को न्याय नहीं मिल रहा है तो चूंकि स्टेट उसमें पार्टी रहती है, तो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सख्त व्यवस्था होनी चाहिए, या FIR जो लॉज नहीं कर रहा है, या जो जमानत नहीं दे रहे हैं। और अभी कुछ अच्छी बातें भी आई हैं कि जिन लोगों ने अपनी सजा का आधा समय काट लिया है उनको जेल से रिहाई करने के बारे में प्रावधान है। तो लोगों को, अपराधियों को दंड मिले, निर्दोष लोगों की रक्षा हो, और जो आरोपी है वो जल्द एक उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा खत्म हो। ये बातें कानून के से ज़्यादा उसके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सावधानी से कानूनी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पुराना सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और नया सिस्टम बना नहीं, तो एक अराजकता की, एक न्यायिक अराजकता की स्थिति बन सकती है। थोड़ा सा और विराट जी, इसको मैं एक बार और इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे आज गृहमंत्री का जो स्टेटमेंट था कि हमारा इंटेंशन ये है कि पनिशमेंट टू द प्रोविजन ऑफ जस्टिस की तरफ हम बढ़ें, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि पनिशमेंट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ डिटरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब मैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साहब हम बहुत ज़्यादा डीक्रिमिनलाइज करना चाहते हैं जो माइनर अपराध हैं, और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसमें पनिशमेंट को हम बढ़ा रहे हैं। अब सैद्धांतिक रूप से ये एक ऐसी बहस आ जाती है कि आप दरअसल पनिशमेंट के पक्ष में हैं या नहीं हैं। अभी मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट इन्होंने ऐड करने की बात कही है मॉब लिंचिंग और रेप ऑफ माइनर्स के केस में। अब ये दूसरी तरफ हम चले जाते हैं कि जहां पर हम पनिशमेंट को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस है, जो पेटी ऑफेंसेस है, हम उसमें थोड़ा सा उसको शिथिल करेंगे। तो आपको ये बैलेंस्ड अप्रोच लग रही है, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच लग रही है, या जैसा आप कह रहे हैं कि घुमा फिराकर बात वही है, एक नया जामा बस पहनाने की कोशिश? नहीं, निश्चित तौर पर बैलेंस अप्रोच है, निश्चित तौर पर प्रोग्रेसिव अप्रोच है। ओके। लेकिन हमारे आपराधिक सिस्टम में समस्याएं क्या हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको अपराधियों को दंड देना ही पड़ेगा, कठोर दंड की व्यवस्था होनी पड़ेगी। पर प्रॉब्लम इस बात पे होती है कि मॉब लिंचिंग है, और मॉब लिंचिंग करने वाले जो मुख्य जो उसके सूत्रधार हैं उनको छोड़ करके छुटभइये को फांसी दे दी जाए, यहाँ से जुडिशियल सिस्टम का, लीगल सिस्टम का दुरुपयोग चालू होता है। तो हमारे देश में जो मुख्य समस्या आपराधिक कानून की जो दिक्कतें हैं वो 3 तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि ये पुलिस बेस्ड है, तो पुलिस के सामने स्टेटमेंट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर पुलिस FIR में जो लिख दे वो सुप्रीम कोर्ट तक उसको रिवर्स करने में उसमें कई बार दिक्कतें आती हैं।
ये पहली सबसे बड़ी समस्या है। तो पुलिस की जवाबदेही कैसे बने, क्योंकि पुलिस नेताओं के इशारे पर काम करती है। ये मणिपुर से लेकर के हरियाणा से लेकर के हर जगह के हादसे से जाहिर है कि पुलिस बंगाल में हो, पश्चिम बंगाल में हो, कि पुलिस नेताओं के इशारे पर काम करती है। ये पहली समस्या है कि पुलिस को हम मुक्त कैसे करें, प्रोसिक्यूशन और पुलिस को कैसे अलग अलग करें, ये एक पहली समस्या है। मुझे लग रहा है सीआरपीसी में इस बारे में कुछ करने की कोशिश की गई है, पर इसके लिए राज्यों से परामर्श जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि लंबी लंबी चार्जशीट, बेवजह के कनेक्टिंग चीज़ों को करने का एक जो पुराना प्रचलन है। अब जैसे एक छोटी सी बात बताएं, पूरे देश में एफआईआर के अलग अलग फॉर्मेट हैं। हाई कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बड़ा सिंपल होना चाहिए। आईटी एक्ट में सरकार ने बोला है कि सिंपल तरीके के कानून होने चाहिए। लेकिन हमारी जो एफआईआर है, हमारी जो चार्जशीट, हमारे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं, वो इतने जटिल होते हैं कि ना डॉक्टरों को समझ में आते हैं, ना पुलिस वालों को समझ में आते हैं, ना जजों को समझ में आते हैं। और लंबी लंबी चार्जशीट हो जाती है जिनमें सिर्फ तारीख पड़ती है, और जब तक फैसला आता है तब तक आधे से ज़्यादा गवाह या आरोपी, ये सारे लोग उसमें इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर की दिक्कत है, और प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करना सिर्फ कानून में बदलाव से नहीं होगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे तारीख पे तारीख का जो सिस्टम है, जो पिक्चरों में भी हमेशा दिखाया जाता है, दामनी पिक्चर से लेकर के हर उसमें, कि उस तारीख के तारीख से सिस्टम से बचने के लिए लोग आपराधिक जो पुलिस के पास जाने के बजाय, जो अदालतों के प्रति भरोसा रखने की बजाय, उसको करप्शन से, मैनिपुलेशन से या लोकल मैनेजमेंट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये रूल ऑफ लॉ की बड़ी भारी हार है। तो आपराधिक, और हमें एक और बात जरूरी समझना चाहिए कि देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। 5 करोड़ मुकदमों में लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट में 4.44 करोड़ मुकदमे हैं, जिनमें 3.33 करोड़ क्रिमिनल मुकदमे हैं। और क्रिमिनल मुकदमों में जेल में बंद 90% जो कैदी हैं वो बहुत खूंखार अपराधी नहीं हैं। वो लोग हैं जिनके पास अच्छे वकील नहीं हैं, जिनके पास अच्छे तर्क नहीं है, जो अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। तो बड़े अपराधी तो कानून की धाराओं का फायदा उठा के बाहर चले जाते हैं और छोटे लोग जेल में रहते हैं। ये कैसे न्यायिक व्यवस्था बने? और अगर किसी को गलत तरीके से जेल में रखा गया है तो उसके लिए संबंधित अधिकारी की जेब से जुर्माना क्यों नहीं वसूला जाए, उसको क्षतिपूर्ति क्यों नहीं मिले, तो अपराधी को दंड मिले। यानी कि बिल्कुल सही बात है। 1860 से लेकर 2023 तक का ये जो पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पूरा ताना बना रहा है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। क्या उन सारे के सारे फ्लॉज को ये जो कानून है ये एड्रेस कर रहे हैं? ये बहुत देखना होगा। एक संक्षेप में एक बार मैं फिर से थोड़ा सा मैं आऊंगा सेडिशन का कानून के ऊपर। मोटा मोटा हेडलाइंस में ऐसा लग रहा है कि राजद्रोह कानून अब खत्म हो जाएगा, और राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर इस देश में बड़ी बहस हुई है। कहा यह जाता है कि पुलिस और तंत्र जो है लगे कि वो उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो राजद्रोह का केस लगाकर जो है वो जेल में डाल दिया जाए या छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि राजद्रोह अलग होगा, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ नए ऑफेंसेस भी जो है इस बिल में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। सेसेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, सबवर्सिव एक्टिविटीज है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज है, इंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी और द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये सारे वो प्रावधान हैं जिसमें बहुत सारी गुंजाइश होती है कि पुलिस जो है इनकी आड़ में भी किसी को छवि धूमिल कर दे या फिर गलत तरीके से उस पर चार्ज कर दे। तो अवधारणा तो वही है सर, ये आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है यहां पे? दीपक जी, इसीलिए मैंने बोला कि भारत की आबादी 140 करोड़ हैं, जिसमें 5 करोड़ मुकदमे हैं, जिनमें कि 3.5 करोड़ क्रिमिनल मुकदमे हैं। और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है, एक अच्छी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, जहां पर चुटकियों में एफआईआर हो जाती है या एड़ी रगड़ने के बाद एफआईआर नहीं होती है। तो आपने जो सवाल पूछा है उसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि जब कोई व्यक्ति बेगुनाह साबित हो जाए, बाइज्जत बरी हो जाए, तो उसको जो हैरेसमेंट हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित पुलिस अधिकारी और राज्य के प्रोसिक्यूशन द्वारा दी जानी चाहिए। इसके लिए भी कानून में प्रावधान होना चाहिए जिससे गलत मुकदमे डाल, क्योंकि सख्त कानून चाहिए, लेकिन सख्त कानून की आड़ में किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है, वो चाहे राजद्रोह हो, चाहे रेप हो, चाहे स्नैचिंग हो, और या कोई भी जुए का खेल हो या जो कुछ भी हो।
तो उस व्यक्ति को राज्य जिसने कि उसको गलत तरीके से फंसाया था, गलत तरीके से जेल में भेजा था, उसके मानवाधिकारों का, उसके जीवन के उस बहुमूल्य समय के हनन के लिए उसे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। इसका कानून भी आईपीसी सीआरपीसी में होना चाहिए, तभी लोगों को सही मायने में मुकदमों से मुक्ति मिलेगी और न्याय मिलेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि ये कमेटी के पास गया है, इसमें इन तमाम बातों पर बहस होगी। बहुत सारी गुंजाइशें हैं एक सुदृढ़ समाज के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो भी प्रावधान आने चाहिए वो बिल्कुल आने चाहिए, और उनमें एक नया बदलाव भी बहुत दिनों से पेंडिंग था, सालों से पेंडिंग था। उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं अभी बाकी हैं इन तमाम प्रावधानों पर। मुझे लगता है कि अच्छा खासा मंथन होगा और एक अच्छी बहस के बाद, चर्चा के बाद एक मजबूत कानून हमारे देश के सामने नए स्वरूप में होंगे। हम भी उसका इंतजार करेंगे।